हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स और सिटीजनशिप के एमसीक्यू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, पहले वो क्वेश्चंस करेंगे, पहले वो प्रैक्टिस करेंगे जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अभी फंडामेंटल राइट हमने किए हैं खत्म, ठीक है। सिटीजनशिप हमने किया है पूरा, यूटी के यूनियन टेरिटरी के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रैक्टिस पिछले सेशन में। जिसने नहीं देखे जरूर देखना, किस तरीके के क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करने हैं। और अभी जो है इस क्लास में फंडामेंटल राइट्स और सिटीजनशिप के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ कोर्सेज के बारे में आपको मैं बता दूं। हमारी ऐप पर एसएससी जीए का एक कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं जीएस से रिलेटेड। जीएस में क्या क्या आता है? स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। पूरी टीम ने मिलकर पूरी मेहनत की है और हमारी पूरी टीम ने इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है, ठीक है। एक कोर्स चल रहा है इकोनॉमिक्स का। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं आपको परचम के बारे में। मान लीजिए आपको पूरा कोर्स नहीं चाहिए, आपको अलग अलग चाहिए। मान लीजिए पायल मैडम की पॉलिटी या इकोनॉमिक्स चाहिए तो आप ले सकते हो। दिलीप सर की पॉलिटी चाहिए, आप ले सकते हो। मैम की हिस्ट्री चाहिए, आप ले सकते हो। पूजा मैम की ज्योग्राफी चाहिए, आप ले सकते हो। ऋचा मैम का स्टैटिक जीके चाहिए, आप मतलब आपको इंडिविजुअल भी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बल्क में लेना जरूरी है, मर्जी आपकी है कैसा आप लेना चाहते हैं। एक कोर्स सिर्फ इकोनॉमिक्स का अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है, 0 से हाई लेवल तक की, आप पढ़ सकते हैं, अलग से कोर्स अवेलेबल है। ऐसे ही पॉलिटी, अगर जो सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहता है 0 से हाई लेवल तक की, वो पॉलिटी भी आप लोग कवर कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तीनों ही कोर्सेज पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यूज कोड पायल10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ठीक है। अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 जो आपको अधिकार देता है अरेस्ट एंड डिटेंशन के, ये पूछता है कि किस इंसान को उस आर्टिकल के अनुसार प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। किसको? उसके आर्टिकल के अनुसार। देखो मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं जो सिटीजन होते हैं। सिटीजन कौन होते हैं? जिनको हमारे देश के सारे अधिकार हैं। एक एलियन होते हैं जिनको सारे अधिकार नहीं है। एलियन में भी मैंने बताया था कि फ्रेंडली एलियन होते हैं और एनिमी एलियन होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो ओनली सिटीजन को मिलेंगे, ठीक है, ओनली सिटीजन को मिलेंगे। फ्रेंडली एलियन को इनके अलावा बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, जैसे 14, ठीक है, जैसे 17, जैसे 18, ठीक, जैसे 20 से लेके 28 तक। क्लियर हो रही है बात? मतलब सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दीज फंडामेंटल राइट्स जो है इनको जो नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब इनको मिलेंगे। सिटीजन्स वालों को केवल फंडामेंटल राइट्स 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ एक्सक्लूसिव है सिटीजन के लिए। ये वाले राइट्स फ्रेंडली एलियन को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो एनिमी एलियन है उसको आर्टिकल 22 भी नहीं मिलता। आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन इसको मिल रही है, इसको मिल रही है, बट इसको नहीं मिलती। अरेस्ट एंड डिटेंशन की जो प्रोटेक्शन है वो एनिमी एलियन को नहीं मिलती। तो किसको नहीं मिलती? एनिमी एलियन। और ये एनिमी एलियन कौन होते हैं? ऐसे देश के लोग जो देश भारतीयों को अपने देश की नागरिकता नहीं देना चाहता और जिसके भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following fundamental right is available for both citizen of India and alien? अब देखो ये क्या पूछ रहा है कि एक्सक्लूसिव नहीं पूछा उसने कि सिर्फ सिटीजन के लिए कौन से है। वो कह रहा है कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन और एलियन दोनों के लिए है। तो मैंने आपको क्या बताया? 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव है सिटीजन के लिए, ओनली फॉर सिटीजन, ठीक है। फिर बचे हुए सारे जितने भी हैं वो एलियन के लिए भी है और सिटीजन के लिए भी है। तो 15 ये तो एक्सक्लूसिव में है, 16 ये भी एक्सक्लूसिव में है, 19 ये भी एक्सक्लूसिव में है। आर्टिकल 20 जो है वो दोनों के लिए है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू अक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। आपको पता है भारत के अंदर 5 तरीके से सिटीजनशिप मिलती है। बाय बर्थ, ठीक है, जिसको जस्ट सोलाई के नाम से जानते हैं। बाय डिसेंट, मूल वंश के आधार पे आप किस वंश से हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवा के, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन,
नेचुरलाइजेशन से, प्राकृतिककरण से, नेचुरलाइजेशन से, ठीक, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से। ये 5 तरीके होते हैं सिटीजनशिप मिलने के, ठीक। सिटीजनशिप छूटने के, सिटीजनशिप लॉस्ट होने के कौन से होते हैं? 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला है रिनंसिएशन, ठीक है, रिनंसिएशन। दूसरा क्या है? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। और तीसरा क्या होता है? डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन। पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिप्राइवेशन। 3 तरीके होते हैं सिटीजनशिप छूटने के और 5 तरीके होते हैं सिटीजनशिप मिलने के। ये कह रहा है इनमें से कौन एक तरीका नहीं है सिटीजनशिप मिलने का? डिसेंट, हाँ जी है। रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है, रिनंसिएशन सिटीजनशिप लॉस्ट होने का तरीका है, मिलने का नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 11 किससे रिलेटेड है? राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये तो आर्टिकल 7 है। राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू, ये आर्टिकल 8 है, ये आर्टिकल 7 है। पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, जो अपनी मर्जी से फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ले वो तो भारत के नागरिक बन ही नहीं सकते। पार्लियामेंट टू रेगुलेट, ये आर्टिकल 9 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कि पार्लियामेंट को ताकत है सिटीजनशिप से संबंधित सारी रेगुलेशंस करने की। ये बात आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है नागरिकता से संबंधित कोई भी बदलाव करना है, कोई भी कानून बनाना है तो 1955 के अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। ये बात आर्टिकल 11 में है, तो आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। कौन से भाग में, कौन से पार्ट में सिटीजनशिप रिलेटेड बातें हैं? पार्ट 1 आपको पता है क्या है? पार्ट 1 यूनियन एट इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप। तो यही उसने पूछा है कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है? पार्ट 2 के अंदर है। पार्ट 3 अभी हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से आगे आगे पार्ट्स चलते रहते हैं। तो पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार के लिए इंस्पिरेशन मिला है वो कौन से देश के संविधान से मिला है? कनाडा, यूएसए, फ्रेंच, यूके। यूके में तो फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, तो हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। आंसर क्या आ जाएगा? द यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का क्या एक फीचर नहीं है? नहीं है पूछा है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यांतिक नहीं है। जिसको नहीं पता वो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट में जाके देखें कि एब्सोल्यूट या नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट मतलब ये हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई। दीज आर नॉट क्वालिफाइड इन नेचर, नो दीज आर क्वालिफाइड इन नेचर। क्वालिफाइड है ये, मतलब कि लॉ के अनुसार ही ये लगाए या हटाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हालात हो उसके हिसाब से हटाया लगा दिए जाते हैं, मतलब ये क्वालिफाइड है नेचर में, नॉट क्वालिफाइड नहीं है। ये बात गलत लिखी हुई है। फंडामेंटल राइट कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव है, दोनों ही बात बिल्कुल सही है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, और उसने यही पूछा है इनमें से क्या फीचर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज गारंटीड अंडर। कौन से अनुच्छेद में पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते किसी रिलीजन को प्रमोट करने में, किसी धर्म को प्रमोट करने में आप टैक्सेस नहीं लगा सकते? ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 26 क्या कहता है? राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो या नहीं दे सकते। आर्टिकल 29 क्या कहता है? माइनॉरिटी राइट की बात करता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? आर्टिकल 27 जो कहता है किसी भी धर्म के प्रमोशन में टैक्सेस का यूज नहीं किया जा सकता। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन में वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज ओरिजिनेटेड। मैंने आपको आर्टिकल 14 में 2 बातें बताई थी। इक्वालिटी बिफोर लॉ
ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ की नजरों में सब बराबर है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने एग्जाम्पल देके बहुत डिटेल में बातें बताई है, प्लीज जाके आर्टिकल 14 वाली वीडियो देखना। सेकंड वीडियो मिलेगी आपको फंडामेंटल राइट की। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने यूएसए से लिया है। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये कहता है किसी भी हालत में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये कहता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो पॉजिटिव है नेचर में, वो कहता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। तो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन। अगला सवाल कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या एक फीचर नहीं है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो अमेरिका से लिया है, इट इज नेगेटिव कंसेप्ट। गलत बात, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इट प्रोवाइड्स द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही बात है। ये कैसा कानून है? ये कहता है, मान लीजिए यहाँ 5 बंदे हैं, ये 2 इंसान विजुअली इंपेयर्ड है, आंखों से प्रॉब्लम है इनको, ये नॉर्मल इंसान है। तो ये कानून ये कहता है इन तीनों के लिए कानून बिल्कुल सेम बनेगा, इन दोनों के लिए कानून बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन इनके लिए कानून अलग अलग बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे जैसे नहीं है। ये तीनों एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों के लिए सेम कानून बनाओ। ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों के लिए एक जैसा कानून बनाओ। बट इन 3 और इन 2 के लिए कानून अलग बनेगा, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। मतलब इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ट्रीटमेंट आपको देना है। लॉ शुड बी सेम फॉर सिमिलर एप्लीकेंट। बिल्कुल सही बात है, सिमिलर सिचुएशन है, सिमिलर एप्लीकेशन है, तो लॉ भी इक्वल होगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लाइक को अलाइक की तरह, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, लाइक को लाइक की तरह ट्रीट करो, मतलब जो एक जैसे उनको एक जैसा ही ट्रीट करो। ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये नेगेटिव कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है नॉट फीचर। आंसर क्या आ गया? ए, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। मंडल कमीशन जो 1979 में मोरारजी देसाई ने अपॉइंट किया, ये किससे रिलेटेड है? देखो, बीपी मंडल ने रिपोर्ट बनाई जो बैकवर्ड क्लास या ओबीसी क्लास में कहूंगी, अदर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास की स्थिति भारत के अंदर जांचने के लिए मोरारजी देसाई ने ये बनाया था। ठीक है, आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो किसी भी जाति के सर्वेक्षण के लिए, सर्वे के लिए किसी भी आयोग को बना सकते हैं। आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को ये ताकत देता है। तो मोरारजी देसाई सरकार के अंदर मंडल कमीशन, बीपी मंडल जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने बनाया था कि बैकवर्ड क्लास कौन सी है एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केस टेक्स द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा केस ऐसा था जिसके अंदर आर्टिकल 21 को इलैबोरेट किया गया ब्रॉडर सेंस के अंदर? मेनका गांधी केस था, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, प्लीज जाके फंडामेंटल राइट्स की वीडियो देखना। मेनका गांधी केस जो पासपोर्ट का इशू हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी मद्देनजर रखेंगे। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो हमने जापान से लिया है वो तो देखेंगे ही, पर साथ में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको भी मद्देनजर रखेंगे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है जो यूट्यूब पे ही आपको मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में जाना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी स्टूडेंट से कि पहले वो लोग जाके वो चारों वीडियो देख ले, फिर आपको ये क्वेश्चंस करने में और मजा आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? मेनका गांधी केस। Which of the following article has provided the right to education is a fundamental right for children aged between 6 to 14? कौन से अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना दिया? आर्टिकल 21A। 21 में क्या है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी मतलब अपने डिसीजन खुद लेना, प्रतिष्ठा से जीना। सिर्फ सांस लेना जिंदा रहना नहीं होता है, सांस ले लिया, खाना खा लिया, सो गए, उठ गए, बैठ गए, ना लिए, बस जिंदगी जी रहे हैं, ये नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद से ले रहे हो, वो डिग्निटी से जीना है। और डिसीजन तो तभी लोगे ना जब शिक्षित होगे, एजुकेशन है आपके अंदर, आप एजुकेटेड हो। एजुकेटेड ही नहीं हो तो कैसे आप लाइफ के डिसीजन लोगे? डिग्निटी से नहीं जी पाओगे। तो क्या कहा कि 21 के बाद आर्टिकल 21A जोड़ो जिसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनेगा, और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से शामिल किया गया। आंसर क्या आ जाएगा? 21A। 22 आपको पता है प्रिवेंशन एंड डिटेंशन की बातें करता है, 25 रिलीजियस फ्रीडम की बातें करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 21A। अंडर आर्टिकल 22
व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन पीरियड इन सिंपल सर्कमस्टांसेस। आर्टिकल 22 के अनुसार आपने किसी को शक के बिना पे उठा लिया है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की दो तरीके का डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब जुर्म हो चुका है, उसके बाद आप मैक्सिमम 24 घंटे तक जेल में उसे रख सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जब आप सिर्फ शक के बिना पे किसी को उठा रहे हो, आपको लग रहा है इसे देश की सिक्योरिटी को खतरा है, ये आतंकवादी हो सकता है, कुछ इस तरीके का इशू है, तो आप उस व्यक्ति को बिना किसी को बताए मैक्सिमम 3 मंथ्स तक जेल में रख सकते हो। और 3 मंथ्स के बाद आपको उसको एक कमेटी के सामने पेश करना पड़ेगा। उसके बाद वो कमेटी क्या कहती है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 3 मंथ्स तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। 23 में क्या चीज मना नहीं है। 23 क्या था? बेगार प्रथा पे रोक लगा रहा है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोक लगा रहा है, यानी बेगार और फोर्स लेबर तो इसके अंदर है। देवदासी और स्लेवरी, दास प्रथा, वो भी इसके अंदर है। पर्सन्स को वस्तुओं की तरह खरीदना बेचना, जिस्म फिरोशी, ये सब चीजें इसके अंदर है। लेकिन जो चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर की बात है वो इसमें नहीं है, वो आर्टिकल 24 में है, ठीक है। तो ये कह रहा है आर्टिकल 23 में क्या नहीं है? ए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल 24 में है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर माइनॉरिटीज डेफिनेशन इन आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में किस तरीके की माइनॉरिटी का जिक्र है? अब जो माइनॉरिटी है, संविधान के अंदर माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया गया। यहाँ पे जो माइनॉरिटी है, दो तरीके की माइनॉरिटी होती है, वो भी पार्लियामेंट ने ही बताई है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बताई है, संविधान नहीं बताता। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, और रिलीजियस माइनॉरिटी। सिर्फ इन दो माइनॉरिटी की बात है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, तुमने बिल्कुल सही आंसर किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है। क्या है आर्टिकल 32? जिसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं। यहाँ रिट की ताकत है, 5 रिट इसके अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 35, ये दोनों ही आर्टिकल ये बताते हैं कि किसी भी कोर्ट को रिट जारी करने की ताकत कौन देगा? सिर्फ पार्लियामेंट दे सकती है। आर्टिकल 35 भी बताता है और आर्टिकल 32 भी बताता है। तो आंसर क्या आएगा? पार्लियामेंट कानून बना के बताएगी कि कौन सी कोर्ट के पास रिट की ताकत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स जुरिस्डिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन की बातें हो रही है फंडामेंटल राइट्स को लेके। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये बात बिल्कुल सही है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंस्टांस में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना। भाई आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे, पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल का मतलब होता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना। जब आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, ये बात गलत है। आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट के पास भी रिट जारी करने की ताकत है। तो इसके पास ओरिजिनल तो है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इट इज एन ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following writs can be issued by a high court to secure the liberty of the individual? किसी की लिबर्टी, स्वतंत्रता, मतलब किसी को बंदी बना दिया, उसकी स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट का यूज करेंगे? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडेमस, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं। क्यो वारंटो, जब उसका अधिकार पूछते हैं तो किस अथॉरिटी से यहाँ बैठा है। प्रोहिबिशन, जब हम किसी को काम करने से मना करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है Which of the following article restricts the fundamental rights while martial law? मार्शल लॉ के दौरान, मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो मार्शल लॉ की बातें कर रहा है, जो मार्शल लॉ की बातें कर रहा है, ठीक है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन और मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। जिसने भी फंडामेंटल राइट्स की वीडियो देखी है वो बहुत प्यार से इसका आंसर, बहुत आसानी से इसका आंसर बता देगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये आंसर बताओगे। मार्शल लॉ होता क्या है वो मैं बता दूं। जब आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ खड़े कर देता है, लॉ एंड ऑर्डर संभल में ही नहीं आ रहा है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सब फेल हो चुके हैं,
आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल हो चुका है, तब आप आर्मी के हाथ में कमान देते हो और वो आर्मी फिर अपने हिसाब से काम करती है। फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है क्या नहीं करना आर्मी देखेगी। इसको मार्शल लॉ कहते हैं। ये जरूरी नहीं पूरे देश में लगे, ये किसी एक हिस्से में लगता है। ठीक है, ये किसी एक हिस्से, पूरे देश में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, देश के किसी एक हिस्से में लगेगा। तो मार्शल लॉ कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 31, 32, 33, 34, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम टॉपिक करेंगे फंडामेंटल, ये डीपीएसपी का। फंडामेंटल राइट्स तक हो चुका, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का टॉपिक हमको करना है नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।